लेकिन वो अभी आप दोबारा कभी नशे में ना पड़े, महल मालिक ने ठंडे स्वरों में कहा। शिरीन अवाक थी, लेकिन वो अभी काफी परेशान थी। आप बस मुझे जगा भी सकते थे और फिर मैं खुद को धो लेती। आपको जगाऊं? आप नशे में बिल्कुल एक बिल्ली की तरह थी और आप पानी में डूबती ही नहीं अगर आप ऐसी हरकतें नहीं करती तो। आप अभी भी उम्मीद करती हैं कि मैं आपको खुद ऐसे ही धोने दूंगा, वो भी बिना सबक सिखाए। आप वही हैं जिन्होंने कहा था कि आप मुझे सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन अंत में आपको ही सारा काम करना पड़ा था, शिरीन ने कहा। इस सब के बाद वो वही थे जिन्होंने उसे साफ किया था। आप सही कह रही हो, मैंने आपको मदिरा पीने देने के ख्याल के कारण खुद को सबक सिखाया था। वो उसे अब कभी भी पीने नहीं देने वाले थे। शिरीन बिल्कुल चुप रही। उसने चुपके से एक गहरी सांस ली और खुद को देखा और कहा, जब से मैंने पानी छोड़ा है तब से मैं कितनी देर से सो रही हूँ? तकरीबन 1 घंटा हो चुका है आपको। उसे राहत महसूस हुई जब उसे पता चला कि वो बहुत देर तक नहीं सोई थी। उसने अपने गीले बालों को दोबारा से देखा और कहा, मैं अपने गीले बालों के कारण काफी असहज महसूस कर रही हूँ। क्या आप मेरे लिए इसे सुखाने वाला जादू इस्तेमाल कर सुखा सकते हैं? वास्तव में वो काफी असहज महसूस कर रही थी। हालांकि उसने अपने साथ कोई साफ कपड़े नहीं रखे थे। बिल्कुल भी नहीं। महल मालिक ने उसकी विनती को सीधा सीधा खारिज कर दिया। शिरीन दंग रह गई और पूछा, क्यों? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हें एक और सबक सिखाना चाहता हूँ। शिरीन ने महसूस किया कि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी अजीब तरह से बातें कर रहे थे। इस सब के अलावा वो उसके प्रति बहुत बुरी तरह से व्यवहार कर रहे थे। वैसे भी शिरीन उनके बुरे पक्ष की ओर पहले से अभ्यस्त थी, इसीलिए उसने उनसे उस तथ्य के बारे में और सवाल न करने का फैसला किया कि उन्होंने उसका ऊपरी बागा खोला था। उसे लगने लगा कि उन्होंने केवल उसका ऊपरी बागा खोला था और उसकी पीठ का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही उजागर हुआ था, क्योंकि वो अभी भी अपने यौवन से नहीं गुजरी थी और वो एक छोटी बच्ची की तरह दिखती थी और उसे भी लगने लगा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसके कपड़े सूखने चाहिए थे। शिरीन उस छोटी ज्वलित अग्नि के निकट चली गई इस उम्मीद से कि वो अग्नि उसके कपड़ों को सुखा देगी। अचानक उसके घुटनों के पास कपड़ों का एक ढेर आकर गिरा और महल मालिक बोले, इन्हें पहन लो जल्दी से। शिरीन ने उन कपड़ों को देखा जो लाल गुलाब की तरह दिख रहे थे। एक सूखी बयान और एक बागा था और वो उसे एक महिला के कपड़े बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। कपड़ों में एक खास तरह की गंध थी और वो थी महल मालिक की गंध। हर एक टुकड़ा एक कला की तरह शिल्पित था। शिरीन ने अब उनके साथ काफी समय तक बातचीत की थी, इसीलिए वो उनकी गंध को बेहतर तरीके से पहचानती थी। उसने महल मालिक की खासियत के बारे में राजा के महल में काफी अफवाहों को सुना था। इससे पहले महल मालिक ने आज तक अपनी इस्तेमाल की गई चीज किसी को भी नहीं दी थी। वो अपनी चीजों को इस्तेमाल कर देने के बाद नष्ट कर देना पसंद करते थे और किसी को अपनी चीजें दान नहीं करते थे। हालांकि उन्होंने शिरीन को इस बार अपने कपड़े दिए थे, इसलिए जाहिर है कि वो उसके प्रति काफी अच्छे थे। शिरीन ने उन्हें धन्यवाद कहा और फिर पलट गई। बहुत दूर नहीं जाना है। इस क्षेत्र में आसपास काफी जानवर हैं। वो कोई ऐसे जानवर नहीं है जिन्हें आप संभाल सकती हैं। महल मालिक ने उसे याद दिलाया। शिरीन दोबारा उनकी तरफ देखकर बोली, अनुस्मारक के लिए धन्यवाद। फिर उसने कपड़े बदलने के लिए वो जगह छोड़ दी। वो जगह काफी भयानक थी, खासकर जानवरों का दहाड़ना और रोना एक साथ आकर वहां उस माहौल को डरावना बना रहा था। उसने ऐसी आवाजें पहले कभी नहीं सुनी थी। शिरीन में अपेक्षाकृत होने की एक अच्छी वृत्ति थी और वो शायद ही कभी गलत हुआ करती थी। इसीलिए उसने बहुत दूर जाने की योजना नहीं बनाई। किनारे से लगभग 80 मीटर दूर कुछ बड़ी चट्टानें उसके पूरे शारीरिक क्षेत्र को ढकने का काम कर सकने में पर्याप्त थी। वो महल मालिक की ओर चली गई और पूछा, क्या आप संभवतः मेरी टेलीपोर्टेशन क्षमता को वापस ठीक कर सकते हैं? मैं वादा करती हूँ कि मैं अब और नहीं भागूंगी। उसने महसूस किया कि उसकी टेलीपोर्टेशन टेक्निक उनके साथ बातचीत करने के बाद अप्रभावी हो गई थी। बिल्कुल भी नहीं, महल मालिक ने जवाब दिया और शिरीन अवाक थी। शिरीन चुप रही। उसे ये स्पष्ट हो चुका था, महल मालिक को अब उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। महल मालिक को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था, क्योंकि शिरीन कई बार उन्हें धोखा देकर भाग चुकी थी। वैसे भी वो अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक की अनुपस्थिति को सहन करने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसने अब तक अपने आप को बचाने की कोई भी योजना नहीं बनाई थी। वो तेजी से चट्टानों की झाड़ियों की तरफ भाग गई। महल मालिक उस वक्त थोड़ा सा उदास महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो उसे दूर भागते हुए देख रहे थे। उन्होंने ध्यान लगाना बंद करने का फैसला किया और चट्टानों की तरफ देखने के लिए अपने शरीर को मोड़ दिया। शिरीन
केवल कुछ सेकंड्स का समय लगा और वो तेजी से एक चट्टान के पीछे चली गई। वो खुश थी कि वो जगह काफी साफ सुथरी थी और जमीन पर एक भी खरपतवार नहीं उग रहा था। इसके अलावा उन बड़ी बड़ी चट्टानों ने हवा को अवरुद्ध किया था, इसीलिए उसे वहां गर्मी महसूस हो रही थी। वो आमतौर पर हर चीज के प्रति बहुत सावधान रहती थी, इसीलिए उसने ये सब सुनिश्चित करने के लिए पूरे परिवेश की जांच की ताकि वो कपड़े बदलने से पहले सुरक्षित महसूस कर सके और अपने दिल को तसल्ली दे सके। वो पूरी तरह से भीगी हुई थी, इसीलिए उसे सब कुछ बदलने की जरूरत थी। महल मालिक का दिया हुआ बागा उसके लिए बहुत बड़ा था, लेकिन सौभाग्य से उसके पास कुछ बदलाव करने के लिए एक जोड़ी सुई धागा और एक कैंची थी ताकि वो कपड़ों को सही कर सके। वो बहुत तेज थी। उसने 2 मिनट में अपना सारा काम पूरा कर लिया। सब कुछ तैयार होने के बाद उसने अपने गीले कपड़े उतार दिए और अपने आप को सुखा लिया। बाद में उसने महल मालिक द्वारा उसे दिए गए कपड़े पहनना शुरू कर दिया। हालांकि वो अचानक रुक गई। जब उसने एक हाथ बागे में डाला तो उसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कुछ था। हालांकि उसके पीछे खड़े जीव ने कोई आवाज नहीं की थी या खुद को अभी तक दिखाया भी नहीं था, लेकिन शिरीन ने खतरे को समझ लिया। वो जीव एक भूखे शेर की तरह उसके करीब आ रहा था और पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। वो हमला करने के लिए तैयार था। शिरीन ने मुड़कर उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा, बल्कि अपने बागे को पूरी तरह से पहनने की वो कोशिश करने लगी। अचानक एक पीली छाया उसकी पीठ की ओर तेजी से बढ़ी। वो जीव तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि शिरीन ने कपड़े सर के ऊपर से नहीं डाल लिए थे ताकि वो बचना चाहे तो भी वो फंस जाए। उस जीव के पंजे काफी तेज थे और उसकी आंखें लाल थी। अचानक किसी के दुर्घटनाग्रस्त होने की आवाज आई। शिरीन जमीन पर गिर गई और वो एक पीले रंग की छाया हवा के अलावा कुछ भी नहीं पकड़ पाई। वो जीव शिरीन की तरफ उछला, मगर वो जमीन पर जाकर गिर गया। ये ले घटिया जीव, अब इसका स्वाद चख। शिरीन ने अपना हाथ उठाया और एक सफेद किरण उसके हाथों से चमकती हुई बाहर निकली। वो सफेद किरण तुरंत उस जीव के पेट में घुस गई। शिरीन खुद को संभालने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाने लगी और उसी समय उसने उस प्राणी की छाती पर वार कर दिया। उस जानवर ने एक लंबी चीख के साथ रोना शुरू किया और हवा में उस जानवर के खून की गंध फैलने लग गई। शिरीन जल्दी से उठ खड़ी हुई और उस प्राणी को देखने में कामयाब हो गई। वह अचंभित थी। क्या ये शेर था? वो जानवर एक अफ्रीकी शेर के समान दिखता था। उसके बाल बहुत लंबे थे और उसकी चमड़ी का रंग भी उसके बालों के समान ही दिखता था। हालांकि वो एक खास तरह का अफ्रीकी शेर के आकार से दोगुना बड़ा था और उसके सिर पर एक तेज सींग भी था। उसके बालों में उसकी छिपी हुई लाल आंखों की एक जोड़ी दिख रही थी, जबकि उसके लंबे नुकीले दांत बिल्कुल सामने दिख रहे थे। वो चांदनी के नीचे भी चमक रहे थे। ये अविश्वसनीय रूप से भयंकर लग रहा था और अभी भी वहां खड़ा था, भले ही उसके पेट में चाकू मारा गया था और वो गंभीर रूप से घायल होने के कारण बहुत सारा खून खो चुका था। वो शिरीन के सामने अपनी पिछली टांगों को दबाए खड़ा था और हमला करने को तैयार था। वो आखिर किस तरह का जानवर था? वो अभी भी बचा हुआ कैसे हो सकता था? ये एक बिजली का शेर है। भागो मालकिन भागो! दृढ़ पत्थर कंगन शिरीन के दिमाग में चिल्लाया। शिरीन ने अपना खंजर पकड़ के रखा था। वो उस जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली। उसने अजीब जानवरों की एक किताब में बिजली वाले शेर के बारे में पढ़ा था। ये शेर बिजली को भी नीचे बुला सकते हैं आसमान से, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने रक्त को बलिदान के रूप में उपयोग करना पड़ता था। इस शेर के बाल गिरगिट की तरह रंग भी बदल सकते थे। ये शेर काफी उग्र और तामसिक होने के लिए जाना जाता था, इसीलिए एक बार जब वो नाराज हो जाए तो वो अपनी मौत तक बस लड़ता ही रहता है। इसकी गति तेंदुए से भी ज्यादा तेज बताई जाती थी। कुछ का तो ये भी कहना था कि ये शेर आसमान से गिरने वाली बिजली से भी ज्यादा तेज थे। क्योंकि शिरीन ने उसके पेट को काट दिया था, इस प्रकार शिरीन ने स्वाभाविक रूप से उसे आक्रामक कर दिया था। इसीलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कहीं भी चली जाए, वो शेर शिरीन को ढूंढ कर उसका शिकार करके ही थमेगा। भागने का सबसे अच्छा साधन उसकी टेलीपोर्टेशन टेक्निक ही थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो इसका इस्तेमाल करने में अभी अक्षम थी। केवल एक ही चीज थी जो वो कर सकती थी, वो थी उस शेर के साथ लड़ाई। या तो वो मर जाएगी या वो मार देगी। आकाशी ऋषि व्यासाहु जी की ओर भागो तो वो आराम से इससे निपट सकते हैं। दृढ़ पत्थर कंगन ने सुझाव दिया। शिरीन के होंठ का कोना
थोड़ा ऊपर उठा और उसने केवल 2 शब्दों के साथ उत्तर दिया, चुप रहो। शिरीन के लिए अब बच पाना असंभव था। उसके अलावा महल मालिक की उत्कृष्ट सुनने की क्षमता के साथ उन्होंने अब तक शेर की दहाड़ को तो सुन ही लिया होगा और मदद करने के लिए वो आ जाएंगे अगर आना होगा तो। यदि वो यहाँ पर आना चाहते होते तो वो अब तक आ भी चुके होते। दृढ़ पत्थर कंगन अवाक था क्योंकि बिजली शेर वास्तव में एक बहुत ही ज्यादा सामान्य जानवर था। शिरीन ने उस शेर के कमजोर बिंदु पर वार किया था जहां से उस शेर के आधे आंतरिक अंग भी उजागर होने लगे थे। फिर भी ये वास्तव में उन घावों से इतनी तेजी से उबर पा रहा था कि उसके घाव नेत्रहीन रूप से छोटे होते जा रहे थे। उसकी तेजी से ठीक होने के कारण शिरीन को संदेह था कि ये तब तक नहीं मर पाएगा जब तक कि वो उसके किसी कमजोर बिंदु को नहीं ढूंढ लेती। इसके सबसे कमजोर बिंदु क्या है और कहाँ है? शिरीन ने दृढ़ पत्थर कंगन से पूछताछ की। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। ये चीज काफी दुर्लभ थी कि दृढ़ पत्थर कंगन भी हकलाना शुरू कर गया। बिजली वाला शेर एक अत्यंत दुर्लभ प्राणी था और आमतौर पर केवल काले जंगल की तीसरी चोटी या उससे ऊपर पाया जाता था। शिरीन हैरानी से बोली, बेवकूफ प्राणी। शिरीन के लिए ऐसे अशिष्ट शब्दों का प्रयोग करना बहुत दुर्लभ था। क्या वो गलती से अंधेरे जंगल में गिर गई थी? उसने अपने खंजर को उठाया और उस बिजली वाले शेर पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि शिरीन जब से इस दुनिया में आई थी तब से ये उसकी पहली असली लड़ाई थी। आज उसे एक असली प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए ये पहली बार होगा जब दृढ़ पत्थर कंगन उसकी असल युद्ध क्षमता का गवाह बनेगा। तेज, सटीक, शातिर। उसका छोटा सा शरीर रात के समय भी बिजली की तरंगों की तरह तेज था और वो उस बिजली वाले शेर के खिलाफ काफी बहादुरी से लड़ रही थी। शुरुआत में बिजली वाले शेर ने शायद उस पर दावत करने का सोच रखा था, तभी शायद वो बिजली को नहीं पुकार रहा था, बल्कि उसने अपने पंजों की मदद से ही हमला करने का सोच रखा था और वो अपने दांतों के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से निर्भर था। वो अपनी पूंछ का भी उपयोग करने के लिए तैयार था और अपने शरीर को शिरीन की तरफ आराम आराम से बढ़ा रहा था। लेकिन 10 से अधिक कोशिशों के बाद, जिसमें भी शिरीन ने लगातार उस जानवर को काफी जगहों में छेद कर दिया था, वो जानवर अंत में गुस्से से फट गया और वज्रपात को नीचे बुलाना शुरू कर दिया। अपने सर की एक चाल के साथ वो एक वज्र को शिरीन की ओर बढ़ा रहा था। यदि वो उसे छूती तो शिरीन तुरंत ही कोयले में बदल जाती। आसपास के सभी विशाल पत्थर खाक बनकर बिखर चुके थे और जमीन की सतह पर भी बड़े बड़े छेद हो चुके थे। अब जाकर शिरीन को उस पशु की वास्तविक शक्ति का पता चला था। शिरीन ने अब तक खुद को पूरी तरह से निर्वासित कर लिया था। जब वो एक सीरियल किलर थी तब उसकी युद्ध कला तकनीक अभी की तुलना में काफी ज्यादा अच्छी थी। बिजली वाले शेर महान होने के बावजूद वो अभी भी शिरीन के खिलाफ लड़ते वक्त परेशानियों का सामना कर रहा था। बिजली वाला शेर वज्र की तरह चमक रहा था और उसके गुर्राने से पूरी पृथ्वी हिल रही थी। स्थिति की तीव्रता के कारण शिरीन ने अपने होंठ भी सख्त कर लिए थे। यदि वो पर्याप्त ध्यान नहीं देती तो वो लगभग अभी तक तो कई बार मर चुकी होती और इस जानवर की गड़गड़ाहट से उसकी मौत हो जाती। उसने इसे कुछ बार जहर दिया था लेकिन वो बिल्कुल भी उपयोगी साबित नहीं हो रहा था। वो उसे मारने के लिए अब कौन सा पैंतरा अपना सकती थी? इसका सींग आपके जहर को बेअसर कर देता है। इसके सींग को काट दो और इसे मारने के लिए दोबारा से जहर दे दो। आखिरकार महल मालिक ने कुछ तो बोला। बहरहाल इस समय महल मालिक के ठिकाने की तलाश करने के लिए शिरीन के पास बिल्कुल भी समय नहीं था और न ही उसने इस चीज पर अपना समय बर्बाद किया। उसने तुरंत अपने आप को एक कदम पीछे खींच लिया और उसका सींग काटने के लिए खुद को उसकी ओर तेजी से बढ़ा दिया। 10 से अधिक प्रयासों के बाद बिजली वाले शेर का सींग आखिरकार कट चुका था। क्योंकि शिरीन ने अपने खंजर पर पहले से ही जहर लगा रखा था, इसलिए वो बिजली वाले शेर को वास्तव में जहर से ग्रस्त कर पाई और अब उसका सींग भी कट चुका था। गहरे लाल रंग के खून को उसके घावों से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता था और वो एक पल बाद जमीन पर गिर गया। कुछ लातों और संघर्षों के बाद वो अंततः हिलना बंद कर चुका था। मालकिन, आप बहुत अच्छी हैं। दृढ़ पत्थर कंगन खुद को उसकी तारीफ करने से रोक नहीं पाया और वो शिरीन की प्रशंसा पे प्रशंसा किए जा रहा था। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि उसके मालकिन की युद्ध कला इतनी ज्यादा अच्छी हो सकती है। वो अपने खंजर का उपयोग करने में भी बहुत ज्यादा कुशल थी। उस समय उसकी मालकिन ऐसी लग रही थी जैसे वो कोई दानव के समान हो। उसका जानलेवा रूप काफी भयानक था। शिरीन अपनी उपलब्धि से प्रसन्न हुई और थोड़ा सा मुस्कुराई। हालांकि उसके पैर पर एक हल्की सी खरोंच आ गई थी।
लड़ाई की पूरी लंबाई लगभग 1 घंटे से ऊपर की थी और इसी कारणवश शिरीन को अपनी सभी युद्ध कला तरीकों और तकनीकों का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। जितनी भी कलाएं वो जानती थी, इस चीज ने उसकी ताकत का परीक्षण भी कर लिया था, मगर राहत की बात यह थी कि अंत में शिरीन ने उस क्रूर जानवर को मार डाला था और वो राहत की सांस ले सकती थी। वो इतना थक चुकी थी कि वो आराम करने के लिए जमीन पर बैठ गई। ये लड़ाई बिना किसी चेतावनी के इतनी तेजी से शुरू हुई थी कि शिरीन को पहले अपने कपड़े ठीक से पहनने का समय तक नहीं मिला था। वो एक मंगोलियाई सज्जन की तरह लग रही थी जिसमें उसका एक कंधा पूरी तरह से दिख रहा था। सौभाग्य से वो इस जगह पर अकेली थी, अन्यथा ये उसके लिए काफी शर्मनाक होगा। अचानक उसे याद आया कि उसने अभी अभी महल मालिक को कुछ कहते सुना था। जाहिर है वो उसके आसपास ही कहीं थे और लड़ाई को देख रहे थे, लेकिन वही केवल एक चीज नहीं थी जो उन्होंने देखी थी। शिरीन का पीला चेहरा तुरंत गुस्से वाले चेहरे में बदल गया। मैं मूर्ख! उसने खुद की पहचान को महल मालिक के आगे उजागर कर दिया था। उसने जल्दी से अपनी थकान के बावजूद कपड़े पूरे पहने, लेकिन जैसे ही वो अपनी दोनों आस्तीनों को ऊपर चढ़ाने में कामयाब हुई, उसने एक सफेद बागे वाले व्यक्ति को देखा और वो आदमी तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। शिरीन हैरान थी, लेकिन एक संवेदनशील खुशबू सूंघने के साथ ही उसकी इंद्रियां सतर्क हो गई। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि महल मालिक थे। क्या वो पागल है? आप ये क्या कर रहे हैं? शिरीन ने गुस्से में आकर उनसे सवाल किया। वो उनके चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहती थी बिना कोई शब्द कहे। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे चूम लिया। वो इतनी तेजी से आगे बढ़े थे कि शिरीन ने उनसे बचने का प्रबंध भी नहीं किया था। उसने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि वो इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से इतने विषम समय में ऐसा काम करेंगे। उनके दांत के निशान आसानी से साफ नहीं हो रहे थे और बिना ज्यादा मेहनत किए उनकी जीभ भी उसके हाथ को छू रही थी। ये काफी दुर्लभ था कि शिरीन इस हद तक अचेत हो जाए, लेकिन वो इस बार निसंदेह स्तब्ध रह गई थी। कुछ समय बाद ही वो होश में आकर प्रतिक्रिया दे पाई। वो इतनी ज्यादा क्रुद्ध थी कि उसने उनकी जीभ काटने की कोशिश की। महल मालिक उसके इरादे से वाकिफ थे और उन्होंने समय रहते अपनी जीभ वापस खींच ली। हालांकि उन्होंने अभी भी गलत अनुमान लगाया था और शिरीन की गति को कम करके आंका था, क्योंकि उन्होंने उसके होठों को काट ही लिया था। खून की हल्की सी गंध उसके मुंह से बाहर की ओर आ रही थी। महल मालिक अभी भी उसे कसकर गले लगा रहे थे, लेकिन अब शिरीन ने लात मारनी चाहिए तो उन्होंने जल्दी से कहा, आपने बिजली वाले शेरों के घोंसले पर वार किया है, जल्दी से अब टेलीपोर्ट कर लें। शिरीन उनकी बातों से हैरान थी और उसे अचानक झाड़ियों में से आवाज सुनाई दी। वो खून से लथपथ लाल आंखों की एक जोड़ी को देख सकती थी, जबकि छोटी लाल आंखों की एक झड़ी पास ही एक झाड़ी को भर रही थी। अरे नहीं, ये उसने क्या कर दिया था? वो अपनी सारी ऊर्जा को पहले ही एक शेर को सत्यानाश करने के लिए लगा चुकी थी, लेकिन अब 20 से अधिक शेर झाड़ियों में छिपे हुए थे। जब वो दूर थे तो शिरीन उनके बारे में कुछ सोच भी नहीं रही थी। इसी बीच कई जानवर झाड़ियों से खुद को बाहर निकालते हैं। जब वो खड़ी थी, वो उस पर छलांग लगाते हैं, लेकिन अचानक से शिरीन गायब हो जाती है और वो उसको पकड़ने के बजाय एक दूसरे से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। अपनी रचना को पुनः प्राप्त करने के बाद वो अपने दुश्मन को आक्रामक रूप से ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन जिस लड़की ने उनके साथी को मार दिया था वो पहले ही गायब हो चुकी थी। ओह! बिजली वाले शेरों के समूह के बीच निराशा और क्रोध की एक लहर सुनी जा सकती थी और ये स्पष्ट था कि वो दहाड़ उनके नेता की तरफ से आई थी। बाकी शेरों ने अपने नेता के हाव भाव पढ़ने के बाद उनका हुक्म मानते हुए खुद को जल्दी से तितर बितर कर लिया। वो भी ऐसे जैसे कि मानो उन्हें बस अभी अभी कुछ आदेश मिले हों। झाड़ियों पर को कुचला गया क्योंकि बिजली वाले शेर पूरे क्षेत्र के चारों ओर घूमते हुए एक पागलों की तरह तबाही मचा रहे थे। क्योंकि शिरीन ने जल्दबाजी में खुद को टेलीपोर्ट कर लिया था, इसीलिए अपनी टेलीपोर्टेशन करने की दिशा और दूरी की गणना करने का उसने सोचा भी नहीं था। इसके अलावा वो इस बार अपने साथ एक और व्यक्ति को ले जा रही थी। इसी कारणवश वो खुद पर भी नियंत्रण नहीं रख पा रही थी। वो लगभग केवल 2 किलोमीटर तक ही टेलीपोर्ट करने में कामयाब रही और वो घनी झाड़ियों में गिर गई थी। उसके लिए इससे अधिक चौंकने वाली बात यह थी कि उसने एक अजगर को भी एक बड़े पेड़ के नीचे रेंगते हुए देखा था और जैसे ही वो टेलीपोर्टेशन के बाद दोबारा दिखाई दी तो वो अजगर लगभग लगभग उस पर गिर गया था। अजगर इतना विशाल था कि उसके शरीर का भार एक हाथी जितना मोटा था। इन दो लोगों की अचानक उपस्थिति ने उसे हैरान कर दिया, इसीलिए उसने सहज रूप से अपना बड़ा मुंह खोल दिया और खुद को उन दोनों की तरफ बढ़ा दिया। एक और बेहुदा जानवर
शीरीन ने फिर से टेलीपोर्ट करने से पहले शाप दिया, बाई ओर 3 किलोमीटर दूर टेलीपोर्ट करो। सौभाग्य से महल मालिक ने शीरीन को निर्देश दिया और जब वो दूसरी बार टेलीपोर्ट करने वाली थी, वो दूसरे टेलीपोर्ट के बाद एक दलदल में दिखाई दिए। मोर झाड़ियों से भर गया था और इतना विशाल था कि ये जितना दूर तक देख सकती थी उतनी दूर तक वो मोर की झाड़ियों को फैला हुआ देख सकती थी। इससे पहले कि शीरीन सांस लेने के लिए हांफने में कामयाब होती, महल मालिक ने दोबारा से निर्देश दिए, नहीं यहाँ नहीं, बिजली वाले शेर हमें यहाँ ढूंढ लेंगे, हमें टेलीपोर्ट करना जारी रखना चाहिए। एक बारी दक्षिण पूर्व की दिशा में 2.5 किलोमीटर आगे बढ़ना होगा और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ना होगा। शीरीन अवाक और परेशान थी। महल मालिक को बोली, ये टेलीपोर्टेशन काफी थकाने वाला काम है, मैं इसे कई बार एक साथ एक भी पंक्ति में नहीं कर सकती। टेलीपोर्टेशन ने शीरीन की बहुत सारी ऊर्जा का उपभोग कर लिया था। इसके अलावा उसने अभी थोड़ी देर पहले ही अपने जीवन के लिए संघर्ष किया था, जिससे उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई थी। चीजों को बदतर बनाने के लिए महल मालिक सिर्फ उससे चिपक रहे थे और उसे गले लगा रहे थे, जैसे कि वो दोनों श्याम देश के जुड़वा बच्चे हैं। उन्होंने उसकी पीठ को थपथपाया और उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, आप ये कर सकती हैं, बस जारी रखने की कोशिश करिए। जैसे ही उन्होंने अपनी बात पूरी की, बिजली वाले शेरों की आवाज दूर से सुनाई दी। वो स्पष्ट रूप से उनकी उपस्थिति को सूंघ सकते थे, क्योंकि उनके हाव भाव और दहाड़ने की आवाज उनकी दिशा की ओर आती सुनाई दे रही थी। वो स्थान भी सुरक्षित नहीं था और उन्हें भागना पड़ा। शीरीन ने फिर से टेलीपोर्ट कर लिया। उसने महल मालिक के निर्देशों के तहत लगातार 10 से अधिक बार टेलीपोर्ट किया और आखिरकार वो पत्थरों और कंकड़ों से भरी एक पहाड़ी पर पहुंच गई। शीरीन आश्चर्यचकित थी कि वो इतनी देर तक अपने टेलीपोर्टेशन शक्तियों को बनाए रखने में कामयाब कैसे हो गई। जब से उसने उस बिजली वाले शेर को मारा था, तब से वो काफी ज्यादा थकी हुई थी और उसका शरीर लगभग टूट चुका था। फिर भी वो अभी भी एक आदमी को खींचने में कामयाब रही और 10 से ज्यादा बार टेलीपोर्ट कर पाई। उनकी कुल दूरी लगभग 100 किलोमीटर थी। जीवित रहने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता उनके हताश समय में उनकी मदद कर देती है। पहाड़ी के पास पत्थरों के अलावा कुछ नहीं था। पहाड़ी पर अनगिनत पत्थर फैले हुए थे और रात में कुछ भी भयानक प्रतीत होने वाली चीज वहां नहीं थी। भले ही वो जगह उजाड़ हो, लेकिन शीरीन खुश थी कि कम से कम वहां कोई जानवर तो नहीं था, क्योंकि वहां केवल चट्टानें और बड़े बड़े पत्थर थे और उनके पास अपने आसपास देखने के लिए अच्छा दृश्य भी था और वो दूर से ही किसी भी जंगली जानवर को आता हुआ देख सकते थे। इसी बीच महल मालिक एक बड़ी चट्टान पर बैठे हुए थे। वो उदासीनता से बोले, क्या आपको गुस्सा आ रहा है? जब वो इन शब्दों का उच्चारण कर रहे थे तो शीरीन एक विशाल चट्टान पर खड़ी थी। उसने ऊपर की ओर उन्हें देखा और एक ठंडी सी हंसी दी। आपका मतलब है कि मुझे गुस्सा भी नहीं करना चाहिए? खैर, उसे नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी जिंदगी का ये पहला चुम्बन था जो उसने इतने सालों तक किसी खास के लिए बचा कर रखा हुआ था, लेकिन अब उसने वो खो दिया था। तुम गुस्सा क्यों हो? ऐसा लग रहा था कि महल मालिक समझ नहीं पा रहे थे उसके गुस्सा होने के कारण को। शीरीन एक ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, आपका क्या मतलब है? समुद्र के तल पर एक महिला का दिल सुई की तरह होता है, मैं उसकी तह तक नहीं जा सकता हूँ। महल मालिक ये बोलते हुए निर्दोष जैसे दिखे। शीरीन फिर से आवाज था। उसका हाथ अभी भी उसकी जीभ के गीलेपन को महसूस करने में सक्षम लग रहा था। उसने उनके होंठों पर एक नजर डाली तो पहले उसके काटने के बावजूद बिल्कुल सही आकार के वो लग रहे थे। उनके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे, मानो उनके होठों को मुस्कुराने पर मजबूर किया जा रहा था। ये सब काफी अजीब था, क्योंकि उसे याद था कि उसने उनके होठों को अपने खंजर से थोड़ा सा काट दिया था, लेकिन उसे अब उनके होठों पर कोई घाव या चोट के निशान नहीं दिखाई दे रहे थे। इस घिनौनी घटना को याद करते हुए शीरीन को याद आया कि उसने उनके मुंह पर अनजाने में हमला कर दिया था। शीरीन को उनकी हरकत पर इस कदर गुस्सा आया कि उसके कान इस वक्त पूरी तरह से गर्मा चुके थे। वो विभिन्न भावनाओं से भ्रमित थी, जो कि सिर्फ वही महसूस कर पा रही थी। ये वास्तव में उसके शरीर पर पहला चुंबन था। हालांकि वो अपने पिछले जीवन में नमित गुप्ता को पसंद करती थी, लेकिन वो केवल एक प्रेम पूर्ण किस्म का प्यार था। उन्होंने कभी भी किसी युगल जैसी अंतरंगता को साझा नहीं किया था, और तो और वो दोनों बहुत ही मुश्किल से एक दूसरे का हाथ थामते थे। उसने अचानक महसूस किया कि उसने बिना किसी कारण के इतनी जल्दी अपना पहला चुंबन खो दिया था। अधिक बुरा ये था कि जिस आदमी को उसने चूमा था वो उसका दोस्त तक नहीं था। क्यों आपने अचानक से मेरे हाथ को क्यों चूमा? शीरीन ने बिना डरे बिल्कुल दो टूकिए सवाल महल मालिक से पूछ लिया।
एक पल के लिए तो महल मालिक भी दंग रह गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो उनसे इतना सीधा सीधा सवाल पूछ लेगी। जैसे ही उन्होंने अपने ख्यालों को समेटा, वो तुरंत हंसे और मुड़कर बोले, इस बात का तो आपको अनुमान लगाना पड़ेगा। उनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा था, कोई नहीं जानता था। महल मालिक द्वारा की गई अभी पागल बातों को बिल्कुल नहीं समझ पाई थी, और वो ये बात समझ भी कैसे सकती थी। एक विचार ने अचानक उसे जगा दिया। कहीं ये उसकी टेलीपोर्टेशन टेक्निक से जुड़ा हुआ तो नहीं है? जिस क्षण उन्होंने उसका हाथ चूमा, उसे अपनी शक्तियां पता नहीं किस जादुई तरीके से वापस मिल गई थी। क्या उनका चुंबन प्रभावी ढंग से जादू तोड़ सकता था? क्या ये किसी किस्म का कोई अजीब सा जादू है? वो भड़क गई और उसने पूछा, क्या ये सब मेरी टेलीपोर्टेशन टेक्निक को ठीक कर देने के लिए था? तुम तो बहुत ही ज्यादा चालाक हो। महल मालिक ने उसे बधाई दी और उसके दावे का समर्थन किया। शिरीन काफी ज्यादा गुस्से में थी और कुछ भी कहने से पहले उसने सीधे उन्हें घूरते हुए कहा, अब आप मुझे ये मत कहना कि आप उन सभी के साथ यही करते हैं जिनकी दूर संचार शक्तियां बंद हो जाती हैं। अगर ऐसी कोई बात सच निकलने वाली थी तो उसके द्वारा संजो कर रखा गया उसका चुंबन पूरी तरह से बेकार हो गया था। महल मालिक ने अपनी उंगली हिलाई और कहा, नहीं, ये केवल आपके लिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको मजा नहीं आया। दूसरे शब्दों में, वो केवल सिर्फ एक ही कारण के लिए चूमा उसे नहीं चूम सकते थे। शिरीन आवाज थी। महल मालिक ने शिरीन की ओर देखते हुए उसे एक सुझाव दिया, मेरी जाने मन, हालांकि मेरे पास कोई और चारा नहीं था उस वक्त आपको चूमने के अलावा, लेकिन अगर फिर भी तुम मेरी इस हरकत के लिए जिम्मेदार मुझे ठहराना चाहती हो तो कोई बात नहीं। नहीं, मैं आपको किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहती हूँ। शिरीन दूसरी ओर मुड़ गई और तुरंत उनकी सभी बातों को उसने खारिज कर दिया। महल मालिक उसकी बातें सुनकर हैरान थे। उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए बोल पड़े, आप सच में मुझे किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहती हैं? क्या आपको यकीन है कि आपने मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं माना है? वो ईमानदारी से तो बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रहे थे, फिर भी आसपास की हवा गर्मजोशी से भरी हुई लग रही थी। हालांकि वो कुछ हद तक पछतावा भी कर रही थी कि उसने अपना पहला चुंबन खो दिया था। शिरीन इस तरह के बेकार चुंबन की वजह से अपने जीवन के पहले चुंबन को पूरी तरह से बेकार कर चुकी थी, और वो इसे याद नहीं रखना चाहती थी। इस सब के अलावा उसे चूमने वाला उसका दोस्त भी नहीं था। उसे अभी भी याद है कि ये वही व्यक्ति है जो अंततः उसे अंधेरे जंगल में फेंक देगा और उसे उसके भाग्य का सामना खुद करना पड़ेगा। इस पूरे समय के बाद भी वो अभी भी महल मालिक के विचारों का अनुमान नहीं लगा पा रही थी। हालांकि ये उनकी जिम्मेदारी थी कि जिस किसी को भी स्वर्गीय वरदान मिला है वो उसे लेकर जिम्मेदार होंगे। वो कई बार भाग चुकी थी, फिर भी वो दृढ़ता से उसका पीछा करते रहे। वो उसे अंधेरे जंगल में फेंकना चाहते थे। क्या ये उनके अंदर पनप रही ईर्ष्या के कारण था? क्या उन्हें ईर्ष्या थी कि बड़े संत जी उसके प्रति इतने दयालु क्यों थे? ऐसा लगता था कि यही इस समय के लिए एकमात्र तार्किक कारण है। हो सकता है चुम्बन उसकी शक्तियों को तोड़ने के इरादे से नहीं किया गया हो, बल्कि उसे अपने साथ बंधवाने के लिए महल मालिक ने ऐसा किया हो ताकि अब वो बड़े संत जी के साथ कभी ना हो सके। ये सब सवाल शिरीन ने अपने दिमाग में बना लिए थे। वैसे भी अगर वो गंभीरता से बड़े संत जी को रोकना चाहते थे तो वो उसकी जिंदगी को मुश्किल बनाने के बजाय उसे मार भी सकते थे। वास्तव में तो वो अपने भी जीवन को काफी कठिन बना रहे थे। क्या वो अभी तक उसका पीछा कर करके थके नहीं थे? जब शिरीन अपने दिमाग में इन सभी बातों पर विचार कर रही थी तो उसे बर्फीले ताबूत में पड़ी उस सुंदरी का ख्याल दिमाग में आया। ऐसा लग रहा था कि शर्तों के पूरा होने पर बड़े मौर्य संत जी उसे दोबारा से जीवित कर सकते हैं। महल मालिक ने शायद सोचा था कि उसे मारना बेकार होगा, क्योंकि बड़े संत जी उसे दोबारा से जिंदा कर देंगे। शिरीन को पता था कि वो अपने दिमाग में आ रहे विचारों को व्यक्त नहीं कर सकती थी। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी को ये सब बताना कि वो उनके समलैंगिक होने के बारे में जानती है, बिल्कुल भी उसकी मदद नहीं करने वाला था।